हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी नॉन स्टॉप चैनल पर। दोस्तों, ये जनरल साइंस प्रैक्टिस सेट का 6वां पार्ट है और इसमें हम लोग जनरल साइंस के 25 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सभी क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण हैं क्योंकि मैंने सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी बेस्ड सिलेक्ट किए हैं। जिस तरह के रेलवे में पूछे जाते हैं उसी तरह के क्वेश्चन मैंने लिए हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। और जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिएगा ताकि इसका नोटिफिकेशन आपको जब भी अपलोड होगा नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। और अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो वहाँ पे आप ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल हमारा स्टडी नॉन स्टॉप नाम से, तो जहाँ पे आपको सारी पीडीएफ्स मिल जाएंगी। और इसके अलावा एक बेनिफिट ये भी होगा कि मान लीजिए कभी कभी यूट्यूब नोटिफिकेशन नहीं देता है, आपको नोटिफिकेशन आपको नहीं मिलता है, तो वहाँ पे सारे वीडियोज़ का मैं लिंक शेयर कर देता हूँ, तो वहाँ से भी आप देख सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण के दौरान बने उत्पाद कौन से हैं। तो प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस, पौधे जो है प्रकाश संश्लेषण के द्वारा अपना भोजन बनाते हैं। ठीक है, तो इसके लिए क्या क्या चाहिए होता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए होती है, कार्बन डाइऑक्साइड 6CO2 प्लस जो है वाटर चाहिए होता है तो 12H2O, और लाइट एनर्जी चाहिए होती है। ठीक है, डायग्राम में आप देख सकते हैं लाइट एनर्जी चाहिए, सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए होगा, वाटर चाहिए होगा और कुछ मिनरल्स भी चाहिए होगा। तो यहाँ पे ये फॉर्मूला होता है प्रकाश संश्लेषण का 6CO2 प्लस 12H2O, और लाइट एनर्जी चाहिए। और क्या क्या बनता है, तो इसके बाद जो है ग्लूकोज बनता है, ग्लूकोज बनता है जिसका फॉर्मूला होता है C6H12O6। ठीक है, और इसके साथ में 6H2O यानी कि वाटर बनता है, और इसके अलावा ऑक्सीजन गैस। ठीक है, यहाँ नीचे लिख दे रहा हूँ, प्लस ऑक्सीजन गैस रिलीज होती है। तो कौन कौन से उत्पाद बनते हैं प्रकाश संश्लेषण के दौरान, तो ग्लूकोज, ये हो गया ग्लूकोज, और वाटर और ऑक्सीजन। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन सी हो जाएगा, ग्लूकोज, जल और ऑक्सीजन। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु सबसे अधिक अभिक्रियाशील है। तो यहाँ पे पूछा गया कौन सी धातु सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है। तो इसके लिए रिएक्टिविटी सीरीज याद कर लीजिए, जिससे कई तरह के क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं आसानी से। तो इस तरह का भी क्वेश्चन आप आराम से सॉल्व कर पाएंगे। तो रिएक्टिविटी सीरीज क्या है, सबसे ऊपर जो है जो होता है वो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव, और सबसे ऊपर होता है पोटेशियम, फिर जो होता है सोडियम, फिर कैल्शियम, फिर मैग्नीशियम, और फिर जो है एल्यूमिनियम, फिर जो है जिंक होता है, फिर जो है आयरन, और उसके बाद प्लम्बम यानी कि लेड, और फिर हाइड्रोजन, और उसके बाद कॉपर, फिर जो है अर्जेंटम यानी कि चांदी, और फिर जो है ऑरम यानी कि गोल्ड। तो ये रिएक्टिविटी सीरीज है, इसमें जो सबसे ऊपर है वो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है, और जो सबसे नीचे है वो जो है सबसे कम रिएक्टिव है। तो सबसे ऊपर जो है पोटेशियम है सबसे ज़्यादा रिएक्टिव, फिर जो है सोडियम है, फिर कैल्शियम। तो इसको शॉर्ट ट्रिक से आप याद कर लीजिए, जिससे कि याद हो जाएगा आसानी से आपको। शॉर्ट ट्रिक क्या है, काशी नाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है, कौन है आगे आओ। तो इस शॉर्ट ट्रिक से आप इसको याद रख सकते हैं आराम से, काशीनाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है, कौन है आगे आओ। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन होगा, तो इसमें पोटेशियम है, लेकिन दिए गए ऑप्शंस में सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन होगा, तो मैग्नीशियम जो है इसमें सबसे ऊपर है इन ऑप्शंस में, तो मैग्नीशियम जो है सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होगा। उसके बाद जो है एल्यूमिनियम होगा, और लेड जो है कहाँ पे है, लेड है यहाँ पे। ठीक है, तो ये एल्यूमिनियम है, उसके बाद लेड जो है होगा, और निकिल का इसमें है ही नहीं, तो यानी कि निकिल जो है सबसे कम हो गए। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, मैग्नीशियम इसमें सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है। ठीक है, मैग्नीशियम। अगला क्वेश्चन है, एक आपतित किरण एक समतल दर्पण के साथ 20 डिग्री का कोण बनाते हुए आपतित होती है, आपतित और परावर्तित किरणों के बीच का कोण क्या होगा। तो यहाँ पे एक समतल दर्पण है, ये जो है समतल दर्पण यानी कि प्लेन मिरर है, इस पर एक किरण आती है, जो किरण आकर के दर्पण पर पड़ती है उसको कहते हैं आपतित किरण, आपतित किरण। और यहाँ से हमने एक लंब खींच दिया, एक सीधी रेखा खींच दी 90 डिग्री का एंगल दर्पण के साथ बनाती हुई। ठीक है, तो ये दोनों साइड 90 डिग्री का एंगल बनाती रहेगी। तो ये हो गया अभिलंब, या इसको सामान्य कहते हैं। और सामान्य के साथ आपतित किरण का जो कोण बनता है वो कहलाता है आपतन कोण, इसको आपतन कोण कहते हैं। ठीक है, और आपतित किरण जब टकरा करके वापस जाती है तो उसको क्या कहते हैं, परावर्तित किरण, ये परावर्तित किरण हो जाती है। और
सामान्य और परावर्तित किरण से जो कोण बनता है उसको परावर्तन कोण कहते हैं। तो यहाँ पे ये परावर्तन कोण हो जाएगा। और यहाँ पे दिया गया है आपतित किरण और समतल दर्पण के साथ जो कोण बन रहा है वो 20 डिग्री का है। आपतित किरण और समतल दर्पण के साथ जो कोण बन रहा है यानी कि ये कोण जो है 20 डिग्री का है। और बताना है आपतित किरण और परावर्तित किरणों के बीच का कोण क्या होगा, यानी कि यहाँ से ये आपतित किरण है और यहाँ से लेकर के यहाँ तक, यानी आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों को अगर ऐड करेंगे तो जो है इसका मान क्या होगा। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक टोटल जो है कितना डिग्री का एंगल बनेगा। तो आपको मालूम है कि यहाँ से यहाँ तक जो है अभिलंब से दर्पण के बीच का ये 90 डिग्री का एंगल है। ठीक है, और यहाँ से ये इतना कितना है 20 डिग्री। तो 20 जो है माइनस कर देंगे 90 से, तो ये कोण हमें पता चल जाएगा कौन सा कोण, आपतन कोण। आपतन कोण पता चल जाएगा। ठीक है, तो आपतन कोण कितना हो जाएगा, आपतन कोण हो जाएगा 90 माइनस 20 यानी कि 70 डिग्री। ठीक है, और हमेशा आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होता है, तो यानी कि परावर्तन कोण भी कितना हो जाएगा 70 डिग्री। ठीक है, तो 70 डिग्री परावर्तन कोण भी हो जाएगा और इन दोनों को जोड़ेंगे। ठीक है, तो परावर्तन कोण और आपतन कोण दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 140 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, और यही यहाँ पे पूछा गया है, तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। 140 डिग्री कौन सा कोण हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक का। ठीक है, अगला क्वेश्चन है शुष्क लिटमस पेपर पर शुष्क HCl गैस की क्रिया क्या होती है। तो शुष्क HCl गैस यानी कि हाइड्रोक्लोरिक गैस, तो ये शुष्क HCl गैस है और शुष्क लिटमस पेपर की क्रिया कराई जाएगी। तो इस कंडीशन में क्या होगा, लिटमस पेपर का कलर चेंज नहीं होगा, क्योंकि लिटमस पेपर आपको मालूम है अम्ल और क्षार के साथ जो है कलर को चेंज करके उससे हमें पता चलता है कि वो अम्ल है या क्षार है। ठीक है, लेकिन अगर शुष्क लिटमस पेपर है और शुष्क HCl गैस दोनों शुष्क हैं तो उस कंडीशन में कलर नहीं चेंज हो पाएगा, क्योंकि लिटमस का जो रंग चेंज होता है वो अम्ल या क्षार में मौजूद जो आयंस होते हैं उनकी वजह से चेंज हो पाता है, लेकिन पानी की अनुपस्थिति में आयनीकरण नहीं हो पाता है, तो आयन रिलीज नहीं हो पाएंगे, तो इस कारण से लिटमस पेपर का कलर नहीं चेंज हो पाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर होगा। नीला या लाल लिटमस पेपर अपना रंग नहीं बदलता है। ठीक है, अगर हम लिटमस पेपर को गीला करके करेंगे, ठीक है, यही क्रिया लिटमस पेपर को गीला करके करेंगे तब जो है लिटमस पेपर का रंग चेंज हो जाएगा। अगर अम्ल है तो लिटमस पेपर जो है कैसा हो जाएगा, अम्ल जो है नीले लिटमस पेपर को लाल करता है और क्षार जो है लाल लिटमस को नीला करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दूध वाला ताज़े दूध में थोड़ा सा बेकिंग सोडा मिलाता है तो ऐसा वो क्यों करता है। तो दूध वाला ताज़े दूध में थोड़ा सा बेकिंग सोडा इसलिए मिलाता है क्योंकि बेकिंग सोडा जो है, बेकिंग सोडा यानी खाने वाला सोडा, इसका फॉर्मूला होता है NaSCO3। ये क्षारीय होता है, ये क्षारीय होता है और ये अम्ल को न्यूट्रल कर सकता है। ठीक है, तो जो दूध होता है इसका अम्लीकरण ना हो पाए, क्योंकि अम्लीकरण हो जाएगा तो दूध खट्टा हो जाएगा, खराब हो जाएगा, तो उसको रोकने के लिए जो है बेकिंग सोडा मिलाता है। तो ये क्षारीय होता है, ये एसिड को न्यूट्रल कर देता है, तो इस कारण से दूध का अम्लीकरण नहीं हो पाता। तो दूध के अम्लीकरण को रोकने के लिए यानी दूध को खट्टा होने से बचाने के लिए जो है दूध वाला ताज़े दूध में थोड़ा सा बेकिंग सोडा मिलाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक धातु और अधातु दोनों के रूप में कार्य नहीं करता है। तो जो पीरियोडिक टेबल है इसमें एक जिग जैग लाइन होती है और इस जिग जैग लाइन में मेटलॉइड्स होते हैं जिनको उपधातु या अर्धधातुएं कहते हैं। ठीक है, तो ये टोटल 7 होते हैं और इनकी लाइन कहाँ पे है, तो ये 13 ग्रुप है, यहाँ से शुरू होती है और ये 17वें ग्रुप तक होती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जिग जैग लाइन कौन सी है, तो यहाँ पे ये है बोरॉन, ये है सिलिकॉन, ये है जर्मेनियम और ये है आर्सेनिक और ये है टिन जिसका सिंबल है Sb और ये है टेल्यूरियम और एक और है एस्टेंटाइन। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं टोटल 7 धातुएं हैं जो कि मेटलॉइड्स हैं और ये धातु और अधातु दोनों के रूप में कार्य करते हैं। ठीक है, तो इसलिए इनको उपधातु या मेटलॉइड्स या अर्धधातुएं कहते हैं। तो यहाँ पे पूछा गया कौन इनमें से धातु और अधातु के रूप में कार्य नहीं करेगा, तो इनमें से अलग कौन सा होगा, तो यहाँ पे आर्सेनिक भी जो है इसमें आता है, बोरॉन भी आता है और जर्मेनियम भी आता है। बिस्मथ जो है, बिस्मथ आप देख सकते हैं यहाँ पे है, तो ये जो है इस जिग जैग लाइन का हिस्सा नहीं है, तो यानी कि ये जो है क्या है, ये धातु है। और ये जिग जैग लाइन जो है इसके जो लेफ्ट हैंड साइड में जितने भी तत्व हैं वो धातुएं होती हैं, इधर की तरफ जो है लेफ्ट हैंड साइड में धातुएं होती हैं और इस तरफ जो है अधातुएं होती हैं। ठीक है, ये धातुओं और अधातुओं को अलग भी करता है। तो यहाँ पे बिस्मथ इसका राइट आंसर हो जाएगा। बिस्मथ क्या है, एक धातु है। अगला क्वेश्चन है
तापीय अपघटन के दौरान अमोनियम नाइट्रेट उत्पन्न करता है। तो अमोनियम नाइट्रेट को जब गर्म किया जाता है तो इसका तापीय अपघटन हो जाता है। तो उसके बाद कौन से प्रोडक्ट बनते हैं, तो यहाँ पे ये है अमोनियम नाइट्रेट जिसका फॉर्मूला होता है NH4NO3। जब इसको गर्म करते हैं, इसको जब गर्म करते हैं तो क्या होता है, ये टूट जाता है नाइट्रस ऑक्साइड। ये क्या है, नाइट्रस ऑक्साइड और इसके अलावा वाटर। ठीक है, नाइट्रस ऑक्साइड और वाटर में ये टूट जाता है। नाइट्रस ऑक्साइड जिसको लॉफिंग गैस भी कहते हैं, इसी को लॉफिंग गैस कहते हैं, जिसका फॉर्मूला क्या है, N2O। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये N2O और H2O यानी कि नाइट्रस ऑक्साइड और वाटर में टूट जाता है। अगला क्वेश्चन है, अस्थायी ऊतकों के निर्माण के लिए एक अस्थायी संरचना, कार्य और आकार अपनाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। तो जो प्लांट टिश्यू होते हैं यानी पादप ऊतक, वो दो तरह के होते हैं। एक होते हैं विभज्योतक ऊतक, विभज्योतक ऊतक जिनको मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कहते हैं, और एक होते हैं अस्थायी ऊतक, अस्थायी ऊतक जिनको क्या कहते हैं, परमानेंट टिश्यू। ठीक है, तो ये दो मुख्य प्रकार होते हैं। तो विभज्योतक जो ऊतक होते हैं इनमें सेल डिवीजन होता रहता है और बाद में यही जो है मैच्योर होकर के अस्थायी ऊतक बन जाते हैं जिनको परमानेंट टिश्यू कहते हैं। ठीक है, तो विभज्योतक ऊतक जो सेल डिवीजन इनमें होता रहता है, इसमें कोशिका विभाजन होता है, कोशिका विभाजन होता है। और जब ये अस्थायी ऊतक बन जाती हैं तो इसमें कोशिका विभाजन नहीं होता। ठीक है, इसमें कोशिका विभाजन अस्थायी ऊतक में नहीं होता है। तो यही पूछा गया है, अस्थायी ऊतकों के निर्माण के लिए अस्थायी संरचना, कार्य और आकार अपनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो इस प्रक्रिया को जो है क्या कहते हैं, विभेदन कहते हैं, विभेदन या डिफरेंशिएशन कहते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, विभेदन। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य में अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है, तो इनमें से कौन सी है जो अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है। तो अंतःस्रावी ग्रंथियाँ क्या होती हैं, जो सीधे अपना प्रोडक्ट ब्लड में छोड़ देती हैं, जो भी उनका हार्मोन या एंजाइम है वो सीधे ब्लड में रिलीज करती हैं। इनको किसी नलिका की ज़रूरत नहीं होती, उनको कहते हैं अंतःस्रावी ग्रंथियाँ। और बहिर्स्रावी ग्रंथियाँ जो होती हैं इनको नलिका की ज़रूरत होती है, किसी डक्ट या नलिका के माध्यम से अपना प्रोडक्ट ये पहुँचाती हैं जहाँ भी पहुँचाना होता है। ठीक है, तो इसमें जो है पीयूष ग्रंथि, शीर्ष ग्रंथि, अधिवक्र ग्रंथि, ये सभी जो है ये क्या है, ये बहिर्स्रावी ग्रंथि हैं। ये क्या है, बहिर्स्रावी ग्रंथि हैं। ये अपना प्रोडक्ट जो है नलिकाओं के माध्यम से नहीं पहुंचाती हैं, डायरेक्ट जो है ब्लड में रिलीज करती हैं। लेकिन यकृत यानी कि लीवर, ये क्या है, ये अंतःस्रावी है, ये अंतःस्रावी है। इसको जो है नलिका की ज़रूरत होती है, नलिका के माध्यम से ये अपना प्रोडक्ट जो है ये पहुंचाता है जहाँ पे भी इसको पहुंचाना होता है। ठीक है, तो ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। और एक होती है मिश्रित ग्रंथि। मिश्रित ग्रंथि जो है अंतःस्रावी और बहिर्स्रावी दोनों की तरह कार्य करती है। तो एक एग्जाम्पल मिश्रित ग्रंथि का क्या हो जाएगा, अग्नाशय। अग्नाशय जो है, अग्नाशय यानी कि पैंक्रियाज, ये जो है मिश्रित ग्रंथि की तरह कार्य करती है, यानी कि ये बहिर्स्रावी ग्रंथि की तरह भी कार्य करती है और अंतःस्रावी ग्रंथि की तरह भी कार्य करती है। अगला क्वेश्चन है, पौधे में वह कार्बोहाइड्रेट जिन्हें तुरंत उपयोग नहीं किया जाता है उन्हें निम्नलिखित में से किस रूप में संग्रहित किया जाता है। तो पौधे अपना भोजन बनाते हैं प्रकाश संश्लेषण के द्वारा, और यह भोजन किसके रूप में होता है, ग्लूकोज के रूप में होता है। और ग्लूकोज के रूप में सीधे ये जो है पौधे के विभिन्न भागों में पहुंचा दिया जाता है। लेकिन जो एक्स्ट्रा बच जाता है वो संग्रहित हो जाता है, कहाँ पे, ये संग्रहित हो जाता है स्टार्च के रूप में पौधों की पत्तियों में या पौधे के अन्य किसी भाग में इकट्ठा हो जाता है। तने में, जैसे आलू में जो है तने में इकट्ठा हो जाता है, तो पौधे के किसी भाग में या पत्तियों में इकट्ठा हो जाता है, किस रूप में, स्टार्च के रूप में। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, स्टार्च। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित ट्रायड में से कौन सा एक डोबरनियर ट्रायड का प्रतिनिधित्व करता है। तो डोबरनियर एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने पहली बार तत्वों का वर्गीकरण किया था, और इन्होंने क्या किया था, परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में पहले तत्वों को अरेंज किया था, उसके बाद तीन तीन तत्वों के इन्होंने ट्रायड बनाए थे। और ट्रायड के बारे में इन्होंने क्या कहा था कि जो मान लीजिए तीन तत्वों का ट्रायड है, एक है ए, एक है बी और तीसरा है सी। तो इन्होंने कहा था जो बीच वाला तत्व है यानी कि बी, इसका जो परमाणु भार होगा वो पहले और तीसरे यानी ए और सी के परमाणु भारों का औसत होगा। ठीक है, तो यहाँ पे एग्जाम्पल में देख सकते हैं, इनका जो पहला ट्रायड था वो था लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। तो लिथियम का परमाणु भार कितना होता है, 7 होता है, पोटेशियम का 39 होता है, और जब इसका औसत निकालेंगे यानी 39 और 7 को जोड़ करके यहाँ पे 2 से अगर हम डिवाइड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 23 आ जाएगा, जो कि बीच वाले तत्व का यानी सोडियम का जो है परमाणु भार है। इसी तरह से इन्होंने 3 ट्रायड जो है इनके बन पाए थे,
एक दूसरा है क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन का, और तीसरा है कैल्शियम, स्ट्रोंटियम और बेरियम का। तो 3 ही ट्रायड ये बना पाए थे जो भी इन्होंने अरेंजमेंट किया था, ठीक है। तो इसी वजह से इनका ये जो है वर्गीकरण फेल हो गया था। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, 3 ट्रायड कौन कौन से हैं, तीनों याद रखिएगा। पहला है लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, लिथियम, सोडियम और पोटेशियम, और दूसरा है क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, ठीक है। और तीसरा है कैल्शियम और स्ट्रोंटियम और बेरियम, ठीक है। तो ये तीनों ट्रायड इनके याद रखिएगा, क्योंकि तीनों में से कोई भी पूछा जा सकता है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसमें से कौन सा होगा जो डोबर्नियर का एक ट्रायड है। तो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, यहाँ पे बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। यहाँ पे डी ऑप्शन में भी जो है लिथियम, पोटेशियम, सोडियम है, लेकिन ये लाइन से नहीं है, ठीक है। जिस क्रम में है लिथियम, सोडियम, पोटेशियम इस तरह से होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे पोटेशियम जो है बीच में कर दिया गया, तो ये गलत होगा। बी ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर होगा इसका। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक आयनिक यौगिक का गुण नहीं है। तो आयनिक यौगिक क्या होते हैं, आयनिक यौगिक या आयनिक कंपाउंड, तो जब दो तत्व आपस में इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान करके कंपाउंड बनाते हैं तो उसको कहते हैं आयनिक यौगिक या आयनिक कंपाउंड। जैसे कि NaCl है, ठीक है। NaCl यहाँ पे सोडियम के ऊपर +1 का चार्ज होता है, क्लोरीन के ऊपर -1 का, ठीक है। तो यानी कि सोडियम जो है 1 इलेक्ट्रॉन का दान करता है, क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। तो इस प्रकार से जो ये बंधन बनता है इसको क्या कहते हैं, विद्युत संयोजी बंधन कहते हैं, विद्युत संयोजी बंधन कहते हैं या इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं, ठीक है। और यहाँ पे प्लस और माइनस के बीच में आकर्षण बल होता है, तो इस वजह से इनका बंधन जो है बहुत मजबूत और ठोस होता है। तो ये जो आयनिक यौगिक होते हैं ये ठोस और मजबूत होते हैं। ऑप्शन ए जो है ये इसका गुण होगा, ठीक है। पूछा गया है कौन सा गुण नहीं है, तो ये इसका गुण होगा। और इसके अलावा इनका अगर बंधन मजबूत है तो इसको तोड़ने के लिए, इनके बॉन्ड को तोड़ने के लिए ज़्यादा एनर्जी की आवश्यकता होती है, तो इसलिए इनका गलनांक और क्वथनांक बहुत ज़्यादा होता है, उच्च होता है, तो ये भी इसका गुण हो जाएगा। और जो आयनिक कंपाउंड होते हैं ये जल में तो घुल जाते हैं लेकिन कार्बनिक द्रव में नहीं घुलते हैं। जैसे कि पेट्रोल है, अल्कोहल है, ये कार्बनिक द्रव हैं, तो इसमें नहीं घुलते हैं, ठीक है। तो ये भी सी ऑप्शन भी इसका गुण होगा। पानी में घुलनशील होंगे लेकिन पेट्रोल में अघुलनशील होंगे, ठीक है। और इसके अलावा आयनिक कंपाउंड जो होते हैं, जितने भी आयनिक कंपाउंड हैं, इनके जलीय विलयन से इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकती है, तो ये तो यहाँ पे दिया नहीं गया है। और बी ऑप्शन दिया गया है कम गलनांक और क्वथनांक, तो गलनांक और क्वथनांक इनका उच्च होता है, कम नहीं होता, तो बी ऑप्शन इसका गुण नहीं होगा, तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, 0.1 किलोग्राम वजन की एक गेंद को स्थिर स्थिति से गिराया जाता है। जब ये 2 मीटर की दूरी से गिरती है तो गुरुत्वाकर्षण के बल से लगने वाला कार्य कितना होगा। तो कोई वस्तु है जो कि स्थिर स्थिति में है और इसको गिरा दिया जाता है, कितनी ऊंचाई से गिराया जाता है, 2 मीटर की दूरी से गिरती है, ठीक है। तो इसको गिराया जाता है, ऊंचाई कितनी है, 2 मीटर, ठीक है। तो ये ज़मीन पर गिरती है, क्यों गिरती है, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण बल यानी कि ग्रेविटी इसको अपनी ओर खींचती है, जिसका मान होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे पूछा गया है कि जब ये गिरेगी तो गुरुत्वाकर्षण बल ने जो इस पर कार्य किया वो कार्य का मान क्या होगा। तो वर्क डन इक्वल टू होता है m/g/h, एक तो फॉर्मूला ये होता है और दूसरा होता है वर्क डन इक्वल टू F/d/cos थीटा। दोनों से हम सॉल्व करके इसको दिखाएंगे आपको। m कितना दिया गया है, इससे सॉल्व करेंगे तो m जो है दिया गया है 0.1 किलोग्राम, और g का मान कितना है, तो g का मान है 9.8 मीटर पर सेकेंड है। यहाँ पे पॉजिटिव मिलेंगे क्योंकि ग्रेविटी जो है इसको इस ओर खींच रही है और विस्थापन भी इसका इसी ओर हो रहा है, तो यहाँ पे पॉजिटिव मिलेंगे। अगर ऊपर की ओर इसको फेंका जाता तब जो है ग्रेविटी के द्वारा कार्य किया गया जो पूछा गया होता, तो यहाँ पे माइनस में 9.8 लेना पड़ता, ठीक है। एक्सेलरेशन फिर निगेटिव हो जाता। तो यहाँ पे h कितना होगा, तो h जो है 2 मीटर दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे 0.1 9.8 इंटू 2 मीटर, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1.96 आ जाएगा, ठीक है। और कार्य की यूनिट क्या होती है, जूल होती है, तो 1.96 जूल इसका आंसर हो जाएगा। और इस तरह से करते हैं दूसरे फॉर्मूले से, तो F यानी कि फोर्स यानी कि बल, तो बल क्या होता है, द्रव्यमान गुणे त्वरण, यानी कि m/a, द्रव्यमान गुणे त्वरण, ठीक है। और D यानी कि डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, तो m कितना दिया गया है, यहाँ पे 0.1 दिया गया है, तो 0.1 हमने लिख लिया। a की जगह एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन कितना है, 9.8 है, तो 9.8 हमने लिख लिया।
और डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, तो 2 मीटर का विस्थापन हुआ। ठीक है, तो 2 मीटर हमने लिख लिया। और कॉस थीटा की जगह पे क्या लिखेंगे, कॉस थीटा यानी कि बल और विस्थापन के बीच का कोण कितना है। तो बल भी आपका जो है नीचे की तरफ है और विस्थापन भी नीचे की तरफ ही हो रहा है, तो कोण कितना है, 0 डिग्री है। तो यहाँ पे कॉस 0 डिग्री हो जाएगा। और कॉस 0 डिग्री का मान होता है 1, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 1। तो इस पूरे का मल्टीप्लाई जब हमने किया था तो आया 1.96, और 1.96 का मल्टीप्लाई अगर 1 में होगा तो 1.96 ही रहेगा। ठीक है, तो यही इसका आंसर तब भी होगा 1.96 जूल। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित तत्वों में से किसका परमाणु द्रव्यमान सबसे कम है। तो नाइट्रोजन, इसका जो है एटॉमिक नंबर कितना होता है, 7 होता है, और इसका एटॉमिक मास यानी परमाणु द्रव्यमान कितना होता है, तो 14 होता है। मैग्नीशियम का होता है 12। ठीक है, मैग्नीशियम का 12 होता है और इसका 24 होता है एटॉमिक मास। और सोडियम का 11 होता है परमाणु क्रमांक, और परमाणु भार कितना होता है, इसका 23 होता है। पोटेशियम की बात करें तो पोटेशियम का होता है 19, और इसका परमाणु भार होता है 39 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे पोटेशियम का 39 होता है परमाणु भार, 19 होता है इसका परमाणु क्रमांक। तो कम से कम जितने भी तत्व हैं, 30 तक के एटॉमिक नंबर वाले जितने भी तत्व हैं, सबका जो है आप एटॉमिक नंबर तो कम से कम याद कर लीजिए। अगर एटॉमिक मास भी याद कर लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो एटॉमिक नंबर कम से कम याद कर लीजिए, क्योंकि इस तरह के अगर क्वेश्चन आए तो आप इसको आराम से सॉल्व कर पाएँ। ठीक है, क्योंकि अगर एटॉमिक नंबर याद कर लेंगे तो ज़्यादातर एटॉमिक जो मास होता है वो डबल होता है। जैसे 7 का 14 है, 12 का 24 है, या कभी कभी एक ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, जैसे सोडियम का 11 है एटॉमिक नंबर, लेकिन इसका जो है 22 की जगह 23 हो गया, डबल से एक ज़्यादा हो गया। ठीक है, तो आपको ये अंदाज़ा कम से कम आप लगा लेंगे कि इसका एटॉमिक मास कितना होगा अगर एटॉमिक नंबर पता है। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा, सबसे कम परमाणु द्रव्यमान किसका है, तो नाइट्रोजन का सबसे कम है, 14 है। ठीक है, तो ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, नाइट्रोजन। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस भौतिकविद ने उत्प्लावन बल के अस्तित्व की व्याख्या की थी। तो उत्प्लावन बल यानी कि बायंट फोर्स, ये क्या होता है, तो जब कोई वस्तु किसी द्रव पर तैरती है तो उस पर एक ऊपर की ओर बल कार्य करता है, उसको क्या कहते हैं, उत्प्लावन बल कहते हैं। और इसी बल के कारण वस्तु के भार में थोड़ी सी कमी महसूस होती है, जो कि वस्तु के द्वारा हटाए गए द्रव के बराबर होते हैं। और ये जो सिद्धांत है, ये नियम किसने दिया था, तो ये नियम दिया था आर्किमिडीज ने। तो यहाँ पे डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, आर्किमिडीज। ठीक है, तो डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन है, 10 ओम के 2 समान प्रतिरोधक समांतर रूप में जुड़े हैं, ये संयोजन 10 ओम के तीसरे प्रतिरोधक से श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, तो संयोजन का समकक्ष प्रतिरोध किसके बराबर होगा। तो यहाँ पे 2 प्रतिरोधक हैं, दोनों कैसे जुड़े हैं, समांतर क्रम में इस तरह से जुड़े हैं। ठीक है, तो ये समांतर क्रम में हो गया, और एक प्रतिरोधक इनसे जुड़ा हुआ है श्रेणी क्रम में। ठीक है, इस तरह से वो श्रेणी क्रम में जुड़ा है। तीनों जो है 10 ओम के हैं। ठीक है, 10 ओम के तीनों प्रतिरोधक हैं। अब यहाँ पे इन तीनों का समकक्ष प्रतिरोध यानी कि इनका टोटल आर इक्विवेलेंट बताना है। ठीक है, तो तीनों का समकक्ष प्रतिरोध क्या होगा, तो सबसे पहले हम समांतर क्रम वाले का निकालेंगे। तो समांतर क्रम का जो है निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, 1/r इक्विवेलेंट इक्वल टू होता है 1/r1 प्लस 1/r2 होगा, क्योंकि 2 ही हैं, अगर 3 होते तो r3 भी हो जाता। तो यहाँ पे 1/r1 कितना हो जाएगा, 1/r1 हो जाएगा 1/10 प्लस 1/r2 भी 1/10 हो जाएगा। ठीक है, और इसको जोड़ेंगे तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, क्योंकि एलसीएम जो है 10 ही होगा, तो 2/10 यानी कि 1/5। तो ये 1/r इक्विवेलेंट आ गया 1/5, लेकिन हमें r इक्विवेलेंट चाहिए था। ठीक है, तो r इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, इसी को उल्टा कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 5 हो गया, तो यानी इस पूरे का टोटल जो है कितना हो गया, 5 हो गया, 5 ओम। इसको अगर हम अलग बना लें यहाँ पे, तो एक जो है 5 ओम का है, ये टोटल हो गया इन दोनों का, और यहाँ पे इसके साथ श्रेणी क्रम में जो जुड़ा हुआ है ये वाला, ये 10 ओम का है। तो अब ये इस तरह का हम मान लेंगे। ठीक है, तो अब इनका टोटल रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, दोनों समझ लीजिए श्रेणी क्रम में है, एक 5 ओम का, एक 10 ओम का। तो श्रेणी क्रम में जब जुड़े हुए होते हैं तो आर इक्विवेलेंट क्या होता है, आर इक्विवेलेंट होता है R1 प्लस R2। ठीक है, तो यहाँ पे ये हो जाएगा 5 R1, इसको आप R1 मान लीजिए और इसको R2, तो 5 हो गया, और R2 कितना है 10। ठीक है, तो आर इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा, 15 ओम। ठीक है, तो ये जो है तीनों का टोटल कितना हो गया, 15 ओम।
तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी 15 ओम। अगला क्वेश्चन है, अमीबा में किस प्रकार का अलैंगिक प्रजनन होता है? तो अमीबा ये जो है एक कोश की जीव होता है और इसमें जो है किस प्रकार का अलैंगिक प्रजनन होता है? तो बाइनरी विखंडन के द्वारा इसमें प्रजनन होता है। बाइनरी विखंडन यानी कि बाइनरी फिजन। तो यहाँ पे डायग्राम में आप देख सकते हैं ये एक अमीबा है, इसका जो है बीच में ये क्या है? न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस इसका जो है आप देखते हैं यहाँ पे थोड़ा सा लंबा हुआ, फिर दो भागों में यहाँ पे बट गया। ठीक है, दो भागों में बढ़ गया। फिर अमीबा भी जो है धीरे धीरे दो भागों में बढ़ जाता है। यहाँ से दोनों सेपरेट हो जाते हैं, दो अलग अलग अमीबा बन जाते हैं। एक अमीबा से दो अमीबा यहाँ पे बन गए। ठीक है, तो इस तरह का रिप्रोडक्शन होता है किसमें? अमीबा में। अब ये दो अमीबा जो अलग अलग हो गए, ये भी बाद में रिप्रोडक्शन करके एक से दो हो सकते हैं। तो इस तरह का जो है बाइनरी विखंडन होता है किसमें? अमीबा में। तो डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी एक सतही घटना है? तो सतही घटना यानी कि कौन सी सरफेस पर घटना होती है? तो वाष्पीकरण की घटना जो होती है ये सरफेस फिनोमिना है, यानी कि सतही घटना है। जैसे कि उबलना है, तो पानी अगर उबल रहा है, ये पानी है ये उबल रहा है, तो ये अंदर से भी उबल रहा होता है। ठीक है, केवल सरफेस पर नहीं होता है। लेकिन जो वाष्पीकरण होता है पानी का, ये सतह से पानी वाष्पित होता रहता है। जरूरी नहीं कि उसको उबाला जाए उसके बाद ही वाष्पित होगा। जैसे पानी जब समुद्र में या तालाब में भरा होता है तब भी धीरे धीरे ये वाष्पित होता रहता है। या जब हम कपड़े सुखाते हैं, गीला कपड़ा कैसे सूख जाता है? क्योंकि जो पानी है वो वाष्पित हो जाता है। ठीक है, तो ये सतह जितनी ज़्यादा होती है उतनी जल्दी वाष्पित होता है। अगर हम कपड़े को, गीले कपड़े को ऐसे मोड़ करके रख दें तो यानी कि सतह उसकी कम होगी, और सतह हम जितना ज़्यादा रख देंगे यानी कपड़े को अगर फैला देते हैं तो कपड़ा जल्दी सूख जाता है। ठीक है, तो ये सरफेस फिनोमिना होता है, वाष्पीकरण सतही घटना होता है। तो डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किसके अनुरूप वस्तु की गतिज ऊर्जा में वृद्धि होती है? तो गतिज ऊर्जा यानी कि काइनेटिक एनर्जी, और काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ इंटू एम इंटू वी स्क्वायर। तो यहाँ पे पूछा गया है कि क्या हम बढ़ाएंगे तो गतिज ऊर्जा में वृद्धि होगी? तो द्रव्यमान तो हम वस्तु का बढ़ा नहीं सकते, वस्तु का द्रव्यमान वही रहेगा, लेकिन हम वेग को बढ़ा सकते हैं। जितना हम वेग बढ़ाएंगे गतिज ऊर्जा बढ़ती जाएगी। ठीक है, और गतिज ऊर्जा किस तरह बढ़ेगी? जब हम वेग को दुगना करेंगे तो गतिज ऊर्जा 4 गुना बढ़ेगी, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर में बढ़ रही है। ठीक है, v का स्क्वायर हो जा रहा है, तो दुगना करेंगे तो 4 गुना हो जाएगी गतिज ऊर्जा। ठीक है, दुगना का 4 गुना हो जाएगी यानी 2 का स्क्वायर, और 4 गुना करेंगे तो कितना हो जाएगी? 4 का स्क्वायर यानी 16 गुना हो जाएगी। 3 गुना करेंगे तो 9 गुना हो जाएगी 3 का स्क्वायर। अगर हम आधा कर दें, वेग को अगर आधा कर दें तो यहाँ पे 1 का स्क्वायर, यहाँ 2 स्क्वायर, यानी कि 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, तो 1/4 गुना हो जाएगी यानी कि 1/4 हो जाएगी। तो इस तरह से स्क्वायर में जो है गतिज ऊर्जा में वृद्धि होगी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे वेग इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, क्रॉस परागण के लिए निम्नलिखित में से क्या परागण के कारक नहीं है? तो क्रॉस परागण या इसको पर परागण कहते हैं। ठीक है, क्रॉस पॉलिनेशन या पर परागण। इसके अलावा एक होता है स्वपरागण। तो स्वपरागण जो है उसी पौधे में होता है, उसी पौधे में या तो उसी फूल के बीच में हो जाता है या उसी पौधे के किसी दूसरे फूल के बीच में हो जाता है, तो उसको क्या कहते हैं? स्वपरागण कहते हैं। लेकिन जो पर परागण होता है एक पौधे से दूसरे पौधे के बीच में होता है। ठीक है, एक पौधे के फूल से दूसरे किसी पौधे के फूल से होता है, तो उसको कहते हैं पर परागण या क्रॉस पॉलिनेशन। तो इसमें जो है पौधा खुद तो परागण करने जा नहीं सकता, तो यहाँ पे कारक क्या होंगे? ये जानवरों के द्वारा हो सकता है, या जल के द्वारा हो सकता है, या वायु के द्वारा ये परागण हो सकता है, पौधे के द्वारा नहीं हो सकता। तो डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये जो है परागण का कारक नहीं हो पाएगा किसमें? क्रॉस परागण में। तो डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन है, किसी लेंस की शक्ति +2.0 डायोप्टर है, तो यह क्या है? तो यहाँ पे लेंस की शक्ति दी गई है 2.0 डायोप्टर है प्लस में, तो यहाँ पे ये लेंस होगा। दर्पण का ऑप्शन ऐसे ही कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो ये उत्तल लेंस है या अवतल लेंस ये बताना है। तो जो पावर होती है लेंस की ये होती है 1/f। ठीक है, और ये डायोप्टर में नापी जाती है, कैपिटल डी से इसको डिनोट करते हैं। तो जो उत्तल लेंस होता है इसकी फोकस दूरी यानी कि f जो है हमेशा पॉजिटिव में होता है। ठीक है, इसकी फोकस दूरी हमेशा पॉजिटिव में होती है और अवतल लेंस की निगेटिव में होती है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर पॉजिटिव होगा तो लेंस की पावर जो है पॉजिटिव में आएगी, तो यानी कि ये उत्तल लेंस होगा, क्योंकि उत्तल लेंस होगा तभी जो है पावर उसकी पॉजिटिव में आ पाएगी, और अवतल लेंस होगा तो उसकी जो पावर आएगी यहाँ पे वो निगेटिव में आएगी, क्योंकि इसकी फोकस दूरी जो है वो निगेटिव में होती है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये एक उत्तल लेंस है।
अगला क्वेश्चन है सोडियम कार्बोनेट की हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अपक्रिया में उत्पन्न गैस कौन सी होगी। तो सोडियम कार्बोनेट इसका फॉर्मूला होता है Na2CO3। इसकी जब क्रिया कराते हैं किससे, HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड से, तो बनता है NaCl यानी सोडियम क्लोराइड जिसको साधारण नमक कहते हैं, और इसके अलावा बनता है कार्बन डाइऑक्साइड और इसके अलावा H2O यानी कि वाटर। यहाँ पे बैलेंस करने के लिए यहाँ 2 लगाना होगा और यहाँ पर भी 2 लगाना होगा। तो यहाँ पे पूछा गया गैस कौन सी होती है, तो ये CO2 गैस होती है, कार्बन डाइऑक्साइड, और जल तो द्रव हो जाता है और NaCl जो है ठोस होता है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। अगला क्वेश्चन है इनमें से कौन सी नोबल गैस नहीं है। तो नोबल गैस आपको पता है कि 18वें ग्रुप के जितने भी तत्व हैं उनको नोबल गैस कहते हैं, या अक्रिय गैसें कहते हैं, या फिर इनर्ट गैसेस कहते हैं, या जीरो ग्रुप के तत्व भी कहते हैं। तो इनमें कौन कौन से तत्व होते हैं, तो सबसे पहले होता है हीलियम, उसके बाद जो है नियॉन होता है। तो इसकी शॉर्टिक है हीना, नीना और करीना की जीरोक्स रानी। इस शॉर्टिक से आप याद रख सकते हैं। ठीक है, तो हीना, नीना और करीना की जीरोक्स रानी। ठीक है, तो ये टोटल 6 तत्व हैं जो कि नोबल गैसेस होती हैं। तो इसमें से कौन नहीं है, तो जीनोन है, ऑर्गन है, क्रिप्टॉन है, फ्लोरीन जो है ये नोबल गैस नहीं है, ये जो है 17वें ग्रुप का तत्व है। 17वें ग्रुप का तत्व है। 17वें ग्रुप के तत्व को क्या कहते हैं, तो हैलोजन कहते हैं। ठीक है, तो ये हैलोजन फैमिली का तत्व है फ्लोरीन। अगला क्वेश्चन है अपच का इलाज करने के लिए निम्नलिखित में से किस प्रकार की दवा का प्रयोग किया जाता है। तो अपच यानी कि एसिडिटी जब हो जाती है, खट्टी डकारें आती हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, हमारे स्टमक में कौन सा एसिड पाया जाता है, HCl। तो जब हम उल्टा सीधा खा लेते हैं तो HCl जो है बढ़ जाता है, एसिड बढ़ जाता है, तो एसिडिटी हो जाती है, हमें खट्टी डकारें आती हैं। तो इसके लिए जो है हमें कौन सी दवा प्रयोग करनी चाहिए, तो जब एसिडिटी ज़्यादा हो जाएगी तो हमें इसको न्यूट्रल करना पड़ेगा एसिड को, तो उसके लिए हमको एंटासिड चाहिए होगा। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, एंटासिड। ठीक है, तो एंटासिड के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है, तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का प्रयोग किया जाता है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, जो इनो होता है वो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया ही होता है, तो उसका हम लोग प्रयोग करते हैं जब एसिडिटी हो जाती है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, एंटासिड। अगला क्वेश्चन है गति के दूसरे समीकरण द्वारा किसके बीच संबंध को दर्शाया गया है। तो गति के जो है 3 समीकरण हैं, तो तीनों को मैं आपको यहाँ पे बता दे रहा हूँ। ठीक है, जिससे कि कोई भी पूछा जाए तो आप आसानी से कर सकें। जैसे कि पहला समीकरण है v = u + at। ठीक है, ये गति का पहला समीकरण है। और दूसरा समीकरण क्या है, s = ut + ½ at²। ठीक है, तीसरा समीकरण है 2as = v² - u²। अब यहाँ पे जहाँ पर v है वो क्या है, अंतिम वेग, जहाँ पर भी u है वो क्या है, प्रारंभिक वेग, जहाँ पे a है वो है एक्सेलरेशन यानी कि त्वरण, और t जहाँ पर भी है वो है टाइम, s जहाँ पर भी है वो क्या है, तो विस्थापन या स्थान कह सकते हैं, स्थिति या स्थान। ठीक है, तो यहाँ पे जो पहला समीकरण है वो वेग और समय के बीच में संबंध दर्शाता है, पहला समीकरण। और दूसरा जो समीकरण है वो स्थान और समय के बीच में संबंध दर्शाता है। और जो तीसरा समीकरण है वो स्थान और किसके बीच में, वेग के बीच में। ठीक है, क्योंकि इधर जो है v² और u² जो दोनों क्या है, वेग है, एक अंतिम वेग है, एक प्रारंभिक वेग। तो स्थान और वेग के बीच में जो है संबंध दर्शाता है तीसरा समीकरण। तो तीनों का आप याद रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, दूसरे समीकरण का पूछा गया है तो स्थान और समय के बीच में संबंध दर्शाता है, तो पहला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, स्थान और समय। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करता हूँ। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जो बताइएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा, और जो नए दोस्त हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, ताकि जब भी वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।